नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूपी में एसआईआर के बीच चुनाव आयोग का बड़ा आदेश सामने आया है। 27 फरवरी तक रोजाना 2 घंटे बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओस। बता दें, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी बूथों पर सेवा उपलब्ध रहेगी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत चल रही प्रक्रिया। बीएलओ के पास फार्म 6, 7 और 8 रहेंगे उपलब्ध। ड्राफ्ट मतदाता सूची और कटे नामों की भी रहेगी सूची। वर्ष 2003 मतदाता सूची भी संदर्भ के लिए मौजूद। हर बूथ पर वोटर असिस्टेंट भी स्थापित किया जाएगा। बता दें, मतदाता बूथ पर जाकर मैपिंग का कार्य भी करा सकेंगे। तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ के पास अब 6, 7 और 8 दोनों फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। यूपी में एसआईआर के बीच चुनाव आयोग का बड़ा आदेश। 27 फरवरी तक रोजाना 2 घंटे बूथों पर रहेंगे बीएलओस। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे। अभिषेक, एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा आदेश दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग की तरफ से सीधे तौर पर एक बड़ा आदेश, और खास तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया में जिन भी मतदाताओं के नाम कटे हैं उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी पहल शुरू की है। यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सभी बीएलओज अपने अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे और 28 फरवरी तक यह अभियान चलना है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो उनके पास फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 होंगे। साथ ही साथ 2003 की जो मतदाता सूची है उसके जरिए भी मतदाता उन्हें बता पाएंगे कि उन्होंने कब वोट किया था और उनका नाम किस वोटर लिस्ट से हटा है। साथ ही साथ वोटर मैपिंग का भी काम किया जा सकेगा। यानी बड़े पैमाने पर ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाए या फिर किसी भी कारण से उनका नाम एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया और मतदाता सूची में नहीं है, वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे और जो फॉर्म्स हैं वो भर पाएंगे, डिटेल्स जो हैं वो दे पाएंगे। बीएलओस को 2-2 घंटे के लिए बाकायदा सभी बूथ्स पर तैनात रहना होगा। उस 2 घंटे के दौरान उन्हें बाकायदा वहां पर जो भी मतदाता पहुंचेंगे और जो उनकी शिकायतें होंगी उसके निस्तारण के लिए वहां रहना होगा। बाकायदा वहां पर एक अलग काउंटर भी बनाने के आदेश किए गए हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए होंगे जिनका किसी तरह की त्रुटि की वजह से या डॉक्यूमेंट्स पूरा ना होने की वजह से एसआईआर में शामिल ना हो पाए उन लोगों के नाम। और कंज्यूमर के लिए जो जिस तरह से बूथ्स बनाए जाते हैं उसी तरह का एक बूथ तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है, जो खास तौर पर शिकायती बूथ होगा। यानी उस बूथ पर जाकर आप बीएलओ और जो बाकी निर्वाचन आयोग के अधिकारी होंगे उन्हें बाकायदा शिकायत भी कर सकेंगे। अपने प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो शिकायत होंगी या डिले टाइम या फिर डॉक्यूमेंट्स, कई बार ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि आपने दिया और वो नहीं पहुंच पाए या फिर वो संलग्न नहीं हो पाए, या ई डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करने हो तो उसकी भी सुविधा वहां पर होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां 7 फरवरी को बीएसपी की बड़ी बैठक होगी। 2027 चुनाव को लेकर के रणनीति पर मंथन होगा। मायावती प्रदेश कार्यालय में करेंगी बैठक। सभी 403 विधानसभा अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी 75 जिले के जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बता दें, बामसेफ के जिला संयोजक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी मंडल प्रभारी भी बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी अपडेट, ओबीसी भाईचारा कमेटी के मंडल संयोजक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो मायावती और बीएसपी ने कमर कस ली है और 2027 की रणनीति बनाने में जुट गई है। चुनाव को लेकर के लगातार मंथन की तैयारी में है बीएसपी और इसी कड़ी में आगामी तिथि को मायावती ने प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई है। सभी 403 विधानसभा के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। ओबीसी कमेटी के लोग भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और इसके साथ ही 75 जिलों के, यूपी के 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे इस बैठक में। लखनऊ में बैठक होगी। 7 फरवरी को लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होनी है और रणनीति पर मंथन होगा। बता दें, पहले भी मायावती ने कई बार साफ कर दिया है कि इस बार यानी आगामी यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में वो किसी से गठबंधन नहीं करने वाली। उनका कहना था कि गठबंधन से कहीं न कहीं बीएसपी को नुकसान ही होता है और जनता के हित के लिए
वो गठबंधन नहीं करेंगी। इसके साथ ही क्या कुछ और रणनीति बनानी है इस बैठक में जरूर तय होगी। मंथन होगा, कहाँ कमी रह गई पिछले सालों से जो वो सरकार में नहीं आ पाई, सत्ता में नहीं आ पाई, और इस बार मंथन करेंगी मायावती खुद। हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेंद्र से अपडेट लेंगे। नरेंद्र, 2027 के लिए तैयार है बीएसपी और मायावती खुद? बिल्कुल, मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की थी और उसके बाद लगातार चर्चाओं में बनी कि इस बार बीएसपी एक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएगी और इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर चला। और अब 7 फरवरी को एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश के राजधानी स्थित कार्यालय पर होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मायावती खुद करेंगी। और इस बैठक में विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी 405 विधानसभाओं के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, मंडलों के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल प्रभारी हैं, वो शामिल होंगे। इसमें बीएसपी की जो नब्ज है उसको टटोली जाएगी कि धरातल पर कितनी मजबूत है और कितना संगठन बीएसपी का मजबूत है और किस तरीके से रणनीति बना के इनको काम करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। साथ ही जो संभावित प्रत्याशी हैं उन पर चर्चा होगी, जातीय समीकरण को देखा जाएगा, जिताऊ प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी चर्चा होगी। और जिस तरीके से बसपा अब तमाम जो मजबूत नेता थे जो पार्टी छोड़कर गए थे उनको भी घर वापसी करवा रही है, ऐसे में भी उन कद्दावर नेताओं की तलाश की जा रही है। उन सारी संभावनाओं पर चर्चा होगी कि क्षेत्र में जो बड़े नेता हैं अगर बसपा के मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो उनको जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा खाका मायावती तैयार करेंगी और इसको लेकर बैठक कर रही हैं, उनकी बातें सुनेंगी। साथ ही आगामी महीनों में, आगामी आने वाले समय में किस तरीके की तैयारी करनी है, किस एजेंडे पे आगे बढ़ना है और क्या रणनीति अपनानी है, इन सारी चीजों को लेकर एक और बात मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन नहीं करेंगे, यानी अकेले स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी बीएसपी। इसके अलावा और क्या कुछ रणनीति बना सकती हैं या इसको और किस तरीके से विस्तृत रूप दे सकती हैं मायावती इस बैठक में? देखिए, मायावती का जो जातीय समीकरण है उस पर फोकस करेंगी कि किस तरीके से जो क्षेत्र में किस जातियों का वर्चस्व है और जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको कैसे मैदान में उतारा जाए और जो उनकी पार्टी का संगठन है इसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के बाद तमाम परिस्थितियां बदली हैं, वोटरों की जो लिस्ट आई है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से भी चर्चा होगी, क्योंकि ऐसा समय चुना गया है कि एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये बैठक की जा रही है और इसमें वो तमाम आंकड़े भी होंगे जो विधानसभा क्षेत्रों में जातिवार और क्षेत्रवार तय किए जाते, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मायावती पहले ऐलान कर चुकी जैसा कि वो अकेले चुनावी मैदान में रहेंगी, तो अपने जो उनके बेस वोट बैंक हैं उनको जोड़ के रखना, उनको बचा के रखना, साथ ही दूसरे जातियों के जो वोट हैं उसको किस तरीके से पार्टी के पक्ष में लाया जाए और कैसे अपने माहौल को मेंटेन करते हुए एक फाइट में आया जाए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगी। जी बिल्कुल नरेंद्र, चर्चाएं तो जरूर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से है जहां एएमयू सुलेमान हॉल में पाकिस्तानी मौलाना को न्योता है। एएमयू के सुलेमान हॉल में शब बारात कार्यक्रम में दावत मिली है। एएमयू के दावत इस्लामी से जुड़े नाम पर बवाल मच गया है। इंटरनेट पर जानकारी मिलते ही छात्रों का विरोध शुरू हो गया। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ रहे हैं संगठन के तार। 1981 में पाकिस्तान में हुआ था संगठन का गठन और जांच एजेंसियों ने काफी बारीकी से जांच की थी। तो अलीगढ़ में एएमयू सुलेमान हॉल में पाकिस्तानी मौलाना को न्योता भेजा गया है, जिस पर अब विरोध शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे प्रदीप से। प्रदीप, पाकिस्तानी मौलाना को न्योता देने की आखिर जरूरत या नौबत क्यों आ गई? क्या मौलाना भारत में नहीं बचे थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कल शब बारात कार्यक्रम का आयोजन होना था और इसमें पाकिस्तानी संगठन जो है दावत इस्लामी के जो मौलाना है सुल्तान अटारी, इनको न्योता मिला, जिसका कि बाद में जो हिंदूवादी संगठन और जो अन्य छात्र है विश्वविद्यालय के उनको पता पड़ा तो उन्होंने इसका विरोध किया। देखिए, ऐसी जो संगठन है
दावत इस्लामी इसका पुराना जी। रिकॉर्ड रहा है और इसका एक ऐसा ट्रैक है कि ये लगातार हर देश में जाकर उनका सरनेम चेंज करता है, उसके बाद में अपनी जो एक्टिविटी है उनको चालू करता है। उदयपुर में जो घटना हुई थी, कन्हैया लाल की जो हत्या कर दी गई थी, उसमें इसी जी। संगठन के 2 लोगों का नाम सामने आया था। उसके बाद में ISIC से उनका जुड़ा होने का प्रमाण भी मिला था। ऐसे में जब यहाँ के हिंदूवादी और जो अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को जानकारी मिली कि मौलाना को न्योता मिला है, इनका विरोध किया गया और विरोध के बाद में इसको बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल वही उठता है कि अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो तालीम के लिए जाना जाता है और लगातार ऐसी जो घटनाएं आती रहती है, यहाँ के लगातार जो छात्र हैं लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से कौन लोग हैं जो कि विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की चीजों को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से उदयपुर में घटना हुई, घटना के बाद में इस संगठन की जो गतिविधियां हैं उनकी जो जांच के बाद जो एक्टिविटी सामने है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पूरे तरीके से प्रोग्राम बनाना, उसके बाद आयोजन करना और उसके बाद में इंटरनेट मीडिया पर बाकायदा जो इन्विटेशन लेटर था उसका प्रसारण होना कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल निशान खड़े करता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, इस तरह की चीजें विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कम से कम कैंपस के अंदर तो ना होने नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, एक और सवाल इस बीच उठ रहा है कि जो विरोध का स्वर शुरू हुआ है, जो विरोध शुरू हुआ है, एमयू के छात्रों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, कुछ छात्रों ने विरोध किया है, तो क्या इसके बाद एएमयू प्रशासन ने इस इनविटेशन को कैंसिल किया है, न्योता वापस लिया है, या जो उनका आदेश था, जो उन्होंने न्योता पाकिस्तान भेजा था, वो भी एज इट इज है? देखिए बिल्कुल, जो हंगामे के बाद में, विरोध के बाद में जो न्योता था वो कैंसिल कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया, उनको बैन लगा दिया गया। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? बिल्कुल सवाल बड़ा है। आज चूंकि शब बरात का अवकाश था विश्वविद्यालय परिषद के अंदर, तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया प्रॉक्टर से, जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उससे विश्वविद्यालय के, तो उनका तो तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि उनकी तरफ से इतना बताया गया कि एक जो इन्विटेशन था उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में ये सारी चीजें जो घटित हुई हैं। उन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद में जो भी दोषी होंगे जिन्होंने इनको इन्वाइट किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी तय है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी एक प्रारूप तैयार होता है, रूपरेखा तैयार होती है और उसके बाद में उनको बिल्कुल बड़े बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि बिना रूपरेखा तय किए कैसे आदेश और न्योता ये भेज सकते हैं पाकिस्तान? सवाल कई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां 3 बहनों के सुसाइड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने रिकवर किया है एक सुसाइड नोट। बच्चियों ने माता पिता को सॉरी लिखा है। जिस गेम को आप छुड़वाना चाहते थे, नोट में लिखा है बच्चियों ने, अब समझेंगे हम उसे कितना प्यार करते थे। सुसाइड नोट से गेमिंग ऐप की लत सामने आई है। तफ्तीश के बढ़ते ही मामले में नया खुलासा हुआ है। पिता ने बच्चियों के मोबाइल को छीनकर बेच दिया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी। गेम की लत को छुड़ाने के लिए और इससे तीनों बच्चियां आहत थीं। बच्चियां कोरियन कल्चर को अपनाना चाहती थी। तीनों ने अपना नाम मारिया, एलिजा और सिंडी रखा था। बता दें कि 3 बच्चियों ने, नाबालिग बच्चियों ने सुसाइड कर लिया था। ये खबर सामने आई थी। इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रही है। हम भी आपको लगातार अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी सामने आई कि बच्चियों द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट, उसे माता पिता ने बरामद कर लिया है। माता पिता ने देख लिया है और पिता ने पढ़ा है, तो उसमें बच्चियों ने सॉरी लिखा है। तीनों बहनों ने अपने पापा को लिखा है सॉरी, आप जिस गेम की लत हमसे छुड़वाना चाहते थे, अब आप समझेंगे उसकी कीमत। बता दें, कोरियन कल्चर से काफी ज्यादा लगाव रखने लगी थी ये बच्चियां। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे गाजियाबाद से। अनिल, क्या ये कह सकते हैं कि जेनजी में जो हमारी ये जनरेशन है, इनके अंदर कोरियन कल्चर का जो लगाव बढ़ रहा है कोरियन कल्चर के प्रति, वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए घातक साबित हो रहा है? देखिए, 3 बच्चों की सुसाइड के मामले में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है तो नई नई अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस की जांच हुई है। तो जांच में शुरुआती दौर में जरूर ऑनलाइन गेम के चलते जो है सुसाइड का मामला सामने आया था, पर ऑनलाइन गेम के साथ साथ, कोरियन गेम के साथ खेलने के साथ साथ ये कोरिया के नाटक भी देखा करती थी, सीरियल से बेहद प्रभावित थी और उसी कल्चर में ढलना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने अपनी हेयर स्टाइल भी उसी तरीके की बनाई और साथ ही इन बच्चियों ने नाम भी कोरिया के ही रखे थे। दरअसल दर्शकों को ये भी बता दें, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है जिसमें कि नाम मारिया इस एक बच्ची ने रखा था, दूसरा एलिजा रखा था और तीसरी बच्ची ने
सैंडी अपना नाम रख लिया था। तो जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बच्ची के पिता की जो हालत थी वो माली थी। माली हालत के चलते उन्होंने जो बच्चियों के मोबाइल थे वो फिलहाल बेच दिए थे, जिसके चलते बच्ची बेहद नाराज थी क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा जो है पिता की तरफ से नहीं दे पा रहे थे। रिचार्ज भी आप समझ सकते हैं, मोबाइल को बेचने के बाद उनकी तरफ से रिचार्ज कराया गया था। और साथ ही तमाम जिस तरीके की जांच सामने आई है जिसमें कि 2 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भी पिता के ऊपर था, जिसलिए जो बच्चियां हैं उन्होंने मोबाइल ना मिलने के चलते नाराजगी जताई और इसीलिए ये कदम भी उठाया। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, कोरिया का जो कल्चर है वो अपनाना चाहती थी और साथ ही जो गेम जिस तरीके से उनकी वो खेलती थी और उसमें लास्ट स्टेज जो थी वो यही थी। क्योंकि ये बताया जा रहा था जैसे कि 50 से 60 दिन का जो है टारगेट दिया जाता है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं और उस स्टेज में लास्ट की स्टेज में जब बच्ची को उसमें टास्क दिया गया कि आपको छिपना है या कूदना है, तो इस तरीके के टास्क दिए जाते थे। तो उस टास्क में ये चीजें सामने आई हैं कि ऊपर से कूदना था, तो इसीलिए बच्चियों ने ऊपर से जो है सुसाइड का जो रास्ता अपनाया। जी बिल्कुल। अनिल, ये भी कह सकते हैं इस खबर के 2 एंगल हैं। एक तो जनजी का जो क्रेज बढ़ रहा है कोरियन कल्चर को लेकर के, उनको अपनाने को लेकर के, और दूसरा ऑनलाइन गेमिंग का जो क्रेज बढ़ रहा है ये उनके लिए घातक साबित हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि मैंने बताया था, जो बच्चियां हैं वो जो है जो कोरिया का जो कल्चर है वो अपनाना चाहती थी और साथ ही एक अपडेट हो रही थी, बच्चियां इतनी ज्यादा उस कल्चर से प्रभावित थी कि वो शादी भी कोरिया के अंदर ही करना चाहती थी। तो इसीलिए जो पिता नाराज थे और उनकी जो माली हालत थी और वो कर्जे में डूबते जा रहे थे, जिसके चलते उनके द्वारा उन बच्चियों के मोबाइलों को छीन लिया गया। मोबाइल छीनने के बाद उनको बेच दिया गया और जब मोबाइल बेचे गए तो उसके बाद जो बच्ची हैं वो घर में ही बंद रहने लगी और वो एक तरह से अनिल, पिता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? अनिल, एक और बात कि पिता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया? लगातार हम इस खबर में अपडेट अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि पहले पिता ने बढ़ते मोबाइल की लत को देखते हुए अपने उनके बच्चों के बीच मोबाइल को ही उन्होंने बेच दिया क्योंकि उनके ऊपर कर्जा भी था, जैसा कि आपने बताया। तो उसके बाद क्या उन्होंने अपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि, या बताया नहीं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास कि उनके पिता कितने कर्ज में डूबे हुए हैं और ये मोबाइल का एक्स्ट्रा खर्च अब वो नहीं उठा पाएंगे? देखिए, इसमें जब जांच हुई तो जांच में शुरुआती दौर में जो गेम है, गेम से प्रभावित होकर बच्चों ने सुसाइड किया, ये मामला सामने आया था। पर अब एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है क्योंकि पिता बेहद ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। उन पर 2 करोड़ से ज्यादा कर्जा जब कोरोना टाइम था उसके बाद से लगातार चल रहा था, तो वो अपने घर का बिल तक नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने बच्चियों के मोबाइल को छीनकर जो है बेच दिया और बेचने के बाद जैसे ही बच्चों को काफी डांटा भी गया, ये भी सूचना मिली है और उसी से बच्ची जो है बेहद नाराज थी और जिसके चलते उन्होंने कोरिया के जो गेम हैं उनको देखना शुरू किया। कोरियन गेम उनके जो एंगल को अपनाया और किस तरीके से उसमें जो है सुसाइडल जो चीजें बताई गई उसी को देखते हुए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम जवाब के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा से खबर है जहां स्क्रैप माफिया रवि कान्हा की रिहाई का पूरा मामला है। जेल कर्मियों पर एसपी ने दर्ज कराई है एफआईआर। जेल चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई है एफआईआर रवि कान्हा के खिलाफ। दरअसल नोएडा सीजीएम कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी रवि कान्हा की जेल से रिहाई करा दी गई और अब कोर्ट ने कान्हा को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया है। जेलर को एडीजी कारागार पहले ही कर चुके हैं सस्पेंड। तो अब जेल अफसरों कर्मियों पर एफआईआर लिखी गई है कि आखिर उन्होंने क्यों वारंट जारी होने के बाद रवि कान्हा को रिहा किया। अधीक्षक जेलर अन्य पुलिसकर्मियों पर पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे संवाददाता सत्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यम से अपडेट लेंगे। सत्यम, आखिर क्या कुछ मजबूरी रही या क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी जेलर की कि उन्होंने रवि कान्हा को रिहा कर दिया? क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि उनके खिलाफ, रवि कान्हा के खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है तो ये बात जेल कर्मियों को नहीं पता होगी, फिर भी उन्होंने इग्नोर करते हुए आदेश को रिहा कर दिया रवि कान्हा को। बिल्कुल, देखिए तुलसी, बता दूं, निश्चित तौर से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ,
क्योंकि ये स्क्रैप माफिया है, बड़ा माफिया है और तकरीबन 2 दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे जो है इस माफिया रवि काना पर दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही जेल प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और सवालिया निशान भी खड़ी करती है। फिलहाल जिस तरीके से सीजीएम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जो है जब ये अपडेट किया गया और जो इससे संबंधित जेल प्रशासन से संबंधित जो तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब हमने इस पूरी प्रमुखता के साथ में खबर दिखाया था तो शासन प्रशासन सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने भी जेलर पर कार्रवाई की थी, लेकिन जेल अधीक्षक फिर भी सवालों के घेरे में थे और इंडिया न्यूज की भी यही सवाल थे कि आखिरकार बिना सिग्नेचर या बिना साइन के जेल अधीक्षक के उनकी रिहाई होना नामुमकिन था। उसी को लेकर के अब उन पर भी विभागीय जांच जो है वो जारी है और कल 6 फरवरी तक जो है ये पूरा स्पष्टीकरण भी जो है सीजीएम गौतम बुद्ध नगर को देना है। लिहाजा अब जो जेल चौकी इंचार्ज हैं उनकी तरफ से जेलर और जेल अधीक्षक सहित वहां के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करूं तो संबंधित जो एसपी पलाश बंसल है उनके द्वारा भी जो है तमाम जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं और गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमों को लगाया गया है। लिहाजा फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि जो स्क्रैप माफिया रवि काना है वो आखिरकार कब तक हिरासत में होता है। तुलसी बिल्कुल सत्यम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर वाराणसी से है जहां 1 लाख का इनामिया सुपारी किलर ढेर हुआ है। पुलिस और सुपारी किलर के बीच मुठभेड़ हुई। बनारसी यादव की पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने सुपारी किलर को घायल कर दिया गोली से और कॉलोनाइजर की गोली मारकर हत्या की थी। बता दें करोड़ों की जमीन के लिए महेंद्र गौतम की जान ली थी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है बनारसी यादव को और इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 दर्जनों से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियासनपुर रिंग रोड का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने 1 लाख के सुपारी किलर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बनारसी यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने सुपारी किलर पर फायरिंग की जिसमें वो घायल हुआ। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। आकाश, एक कह सकते हैं बड़ी सफलता मिली है वाराणसी पुलिस को। बिल्कुल, देखिए बड़ा सफलता है। कहीं न कहीं मुठभेड़ में 1 लाख की इनामिया को वाराणसी के स्टेट ने मार गिराया। हालांकि ये जो बनारसी यादव जो 1 लाख का इनामिया बदमाश था, ये मूलतः गाजीपुर के करंडा जिले का रहने वाला था। ये पहले छोटे मोटे अपराधों को करता था लेकिन बाद में ये सुपारी किलर बन गया। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। बनारस सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे कई गंभीर धाराओं मुकदमे हैं। चोरी, लूट, डकैती, इसके साथ ही हत्या के कई संगीन धाराएं इनसे दर्ज है। ये मूलतः भेष बदल के रहता था। जब भी किसी की हत्या करने जाता था तो भेष बदल के जाता था और उसके बाद गायब हो जाता था, ठिकाना छोड़ देता था। वाराणसी पुलिस लगातार इसे खोज रही थी क्योंकि 4 महीने पहले जो कॉलोनाइजर है महेंद्र गौतम की हत्या सारनाथ थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में की गई थी जिसमें जो ये 3 बदमाश थे और अब तक जो हत्या कराने वाला शख्स, इसके साथ ही इसकी जो और सहयोगी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, वो उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन जो बनारसी यादव है इसे खोजने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। कल देर रात जब वाराणसी को लोकेशन लगा कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के बनियासपुर गांव के रिंग रोड पे किसी बड़े वारदात को करने के लिए बनारसी पहुंचा है। पुलिस ने पहले ही घेराबंदी कर रखा था। हालांकि बार बार सरेंडर करने की अपील वाराणसी पुलिस से कर रही थी लेकिन पुलिस की ये बात नहीं सुना बनारसी। लगातार पुलिस पे ये फायरिंग करता रहा। हालांकि जवाबी कार्रवाई में बनारसी को 2 गोली लगी। आनंद फानंद में इसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम जवाब के लिए। और फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।